चलिए भाई, न्यूमेरिकल के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस चैप्टर के लगभग बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। और आगे के न्यूमेरिकल आज की क्लास में डिस्कस होने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप न्यूमेरिकल की लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। देखो भाई, न्यूमेरिकल सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने अच्छे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि कितनी प्रैक्टिस आपको करनी है। सिखाने का काम तो हम कर ही रहे हैं, आपको बताने का काम कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या काम आपको करने हैं, ठीक है। चैप्टर की थ्योरी ढंग से करनी है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स में कोई ऐसा शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको पूछ लेना है कि ये क्या है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग दे रहा है 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻3 वोल्ट पर मीटर के एक वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है। काय का मान दे रहा है? वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है 1.6 × 10⁻3 वोल्ट पर मीटर। और इस वैद्युत क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन कैसा प्रवेश कर रहा है? लंबवत दिशा में। 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिमी विक्षेपित हो जाता। अब क्या कहने का मतलब है, तो एक वैद्युत क्षेत्र है साहब, एक वैद्युत क्षेत्र है, तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इस वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कैसा प्रवेश कर रहा है? लंबवत। कैसा प्रवेश कर रहा है? लंबवत प्रवेश कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है v वेग से। आप सब लोगों ने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपको तुरंत कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। और क्यों होता है परवलयाकार पथ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, तो इस पर जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र इस पर एक बल लगाएगा। अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, और वैद्युत क्षेत्र ऊपर है तो बल नहीं। अच्छा, बल नीचे लगेगा और ये पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन जाना कहां जा रहा है? सामने। ये इलेक्ट्रॉन जाना सामने जा रहा है और बल किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। तो बेटा ये दोनों मिलकर और इस पार्टिकल को कैसे ले जाएंगे? ऐसा, इस तरीके से ले जाएंगे। ये नीचे लाएगा और ये सामने, तो ये कहीं बीच में जाएगा। और इसी पथ को हमने नाम दिया था, कैसा पथ? परवलयाकार। क्या पथ दिया था? परवलयाकार। एक और बात इसमें याद करो, ध्यान हो तो, मैंने आपको बताया था कि इसने क्षैतिज दिशा में मान लो दूरी कितनी तय की है? x। ऊर्ध्वाधर दिशा में मान लो दूरी कितनी तय की है भाई? क्षैतिज दिशा की दूरी x और ऊर्ध्वाधर दिशा की दूरी y। तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला डेरिवेशन कर लिया था, फॉर्मूला एक डेरिवेशन किया था। क्या था फॉर्मूला? ठीक है, तो फॉर्मूला था y बराबर 1/2, y बराबर 1/2, ठीक है। अगर पूरा मैं फॉर्मूला यहां डेरिवेशन करके दिखाऊं तो एक हमने लिया था क्षैतिज दिशा के लिए, और क्षैतिज दिशा में आपको पता है कोई त्वरण उत्पन्न, जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी दिशा में लग रहा है? ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण उत्पन्न, लेकिन क्षैतिज दिशा का वेग कितना है? v। और मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? t। टाइम कितना लग रहा है? और दूरी कितनी तय करनी पड़ रही है? x। तो बेटा गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो यहां पर s की वैल्यू कितनी है? x। u का मान कितना है? v। और t तो t है ही, और बाकी का a का मान कितना है? 0। तो यहां से t की वैल्यू देखोगे तो x अपॉन क्या निकल के आएगी? v निकल के आएगी। फिर हमने एक बात और कही थी ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, ऊर्ध्व दिशा के लिए, ठीक है। तो ऊर्ध्व दिशा में दूरी आप देखोगे तो दूरी कितनी तय हो रही है भाई? ऊर्ध्व दिशा का प्रारंभिक वेग क्या बताया था? 0। क्योंकि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जा रहा है? क्षैतिज दिशा में। तो प्रारंभ में ऊर्ध्व दिशा में कोई वेग अवेलेबल नहीं था। पूरा डेरिवेशन आपको समझा दे रहा हूं, फॉर्मूला कैसे आया, तो क्वेश्चन और ढंग से समझ में आ जाएगा। हालांकि डेरिवेशन हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से कराया, लेकिन फिर भी एक अच्छी इमेज बन पाएगी अच्छे से। तो क्षैतिज दिशा का ऊर्ध्व दिशा का प्रारंभिक वेग तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। त्वरण की बात करें तो त्वरण a बराबर होगा F/m। भाई F बराबर m से, F की वैल्यू कितनी है? EQ, और बट्टे में कितना? m। बट्टे में कितना? m, ठीक है। तो यहां भी गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at²।
तो एस की जगह क्या है वाई, यू का मान प्रारंभिक कितना है 0, 1/2, ए की जगह कितना है ई क्यू और बट्टे में एम, ठीक है, और टी का वैल्यू कितना है एक्स अपॉन वी, स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो वाई बराबर आपको यही फॉर्मूला कराया था ई क्यू एक्स स्क्वायर और बट्टे में 2mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आया था। बस बेटा यही फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है। क्वेश्चन को आप पढ़ो, वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेग दे ही रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन से दो चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19। वैद्युत क्षेत्र दे ही रहा है और वेग उसका दे ही रहा है, कुछ चीजें और दे रहा है। देखो, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 mm विक्षेप हो जाता है। मतलब ऐसे सीधा 10 सेंटीमीटर चलने में एक्स का मान कितना दे रहा है, इसमें विक्षेप कितना हो जाता है 3.4 mm का। कितने mm का? 3.4 mm का। विक्षेप का मतलब मुड़ना, विक्षेप का मतलब, तो जो मुड़ाव है वही वाई अक्ष पर चली गई दूरी है, और सीधा जो जा रहा है वो कौन से अक्ष पर चली गई दूरी है, एक्स अक्ष पर। क्षैतिज दिशा की दूरी यहां पर कितना सेंटीमीटर दे रहा है 10, और जो विक्षेप है वो वाई अक्ष पर मतलब कितना मुड़ा हुआ है, तो वो कितना दे रहा है 3.4 mm। कितना दे रहा है 3.4 mm। अब बेटा इस क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं है, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे y बराबर ई क्यू एक्स स्क्वायर और बट्टे में 2mv स्क्वायर। बेटा आपको y का वैल्यू पता ही है, कितना mm है 3.4 mm। मीटर में चेंज कर लेंगे mm को, ठीक है, मीटर में चेंज कर लेंगे, y का मान है 3.4 mm। तो बेटा मीटर में चेंज कर लो तो 10 टू द पावर माइनस के कितने से गुणा करेंगे 3 से। x का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, x को भी मीटर में चेंज कर लोगे तो 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। तो बेटा रखो आप 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3, ई का मान बताओ कितना है, ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। क्यू का मान आपको पता ही है, आप एक काम करिए, ठीक है, अब कैलकुलेशन आप खुद करिए, कैलकुलेशन आपको खुद करिए तो थोड़ा सा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन, कुछ भाग तो हमने क्वेश्चन का किया। y का मान दे रखा है, ठीक है, x का मान दे रखा है, q का मान पता है, e का मान पता है। पूछा क्या है इसमें, पूछा क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना करिए। इलेक्ट्रॉन के कौन से आवेश की गणना करिए, तो एक नई बात और पूछ ली। तो देखिए आपको बताया जाए कि विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश होता है किसी भी कण के आवेश में अगर द्रव्यमान से भाग दे दो तो वो उस कण का कौन सा आवेश होता है। अगर किसी कण के आवेश में, अगर किसी कण के आवेश में अगर द्रव्यमान का भाग लगा दिया जाए तो उसको हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहते हैं? तो हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बोले तो Q/m चाहिए, मतलब हमें यहाँ Q और m की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमें यहाँ Q/m की वैल्यू चाहिए। तो बेटा यहाँ Q/m की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, Q/m तो इधर है ही, 2v² इधर भाग में, इधर मल्टीपल में पहुंचेगा तो 2/v² बट्टे में Q के मल्टीपल में कौन है Ex², तो Ex² कहां जाएगा नीचे। तो लो साहब ये है विशिष्ट आवेश। कौन सा आवेश? विशिष्ट आवेश। और आप इसमें सबकी वैल्यू आपको पता है, y पता है, v पता है, e पता है, और क्या पता है, x पता है। आराम से ये वैल्यू निकाल कर और जो भी आंसर आए वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। विशिष्ट आवेश, इससे पहले हमने किसी चैप्टर में शायद इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन विशिष्ट आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु, किसी भी आवेशित कण के आवेश में द्रव्यमान से अगर भाग लगा दिया जाए तो वो उसके विशिष्ट आवेश को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
अगर क्वेश्चन नंबर 30 को आप देखोगे तो पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है आपसे। 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम का एक बिंदु आवेश, 6 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। मूल बिंदु आप जानते हैं कि जहां पर भी अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। तो भैया एक हमारे पास आवेश है, कितना आवेश है? 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम का आवेश है, वो माइनस का 8 कूलाम का आवेश इस मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को, सुनना क्या कह रहा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से लेकर x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। x बराबर 3 का मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी? 3, मतलब यहां एक बिंदु A ले लो। x बराबर 6 का मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी? 6 मीटर की दूरी। कितनी दूरी? 6 मीटर की। तो इसका मतलब एक बिंदु यहां है। अब हमें किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इस A बिंदु से उठाकर और कहां लेके जाना है? इस B बिंदु तक। और A से B तक ले जाने में हमें क्या निकालना है? कार्य निकालना। क्या निकालना है? कार्य। पकड़ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ के अगर आप एक चित्र अच्छा बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप वास्तव में उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। एक आवेश था हमारे पास जो मूल बिंदु पर स्थित था, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर रखा है? 3 मीटर, लेकिन हमें इसे 3 मीटर से उठा के लेके जाना है 6 मीटर तक। तो जब इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर से 6 मीटर तक उठा के लेके जाओगे तो 3 मीटर दूरी ट्रेवल करवाओगे नहीं करवाओगे यहां से यहां तक? तो इसमें किया गया कार्य ज्ञात करना। अब दिक्कत का विषय यह है गुरु जी, कार्य हम कैसे ज्ञात करें? कार्य, अब कार्य का ऐसा हमने इस चैप्टर में क्या फॉर्मूला पढ़ा है क्या आसानी से कार्य निकाल सकते हैं? तो देखो एक और बात समझो, आप बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएंगे, किसी आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को, आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच का हम विभवांतर कहेंगे। अरे विभवांतर का आपने यही तो फॉर्मूला पढ़ा है, किसी आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेशित कण के आवेश के अनुपात को ही हम दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर। तो अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखे तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक उठा के लेके आए तो कार्य कितना करना पड़ा? W। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E, या 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच के काय को रिप्रेजेंट करेगा? विभवांतर को। अगर यहां हमें W निकालना है तो E इधर भाग में मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा BB माइनस BA और मल्टीपल E, BB माइनस BA मल्टीपल। अब अगर हमें W निकालना है तो इसमें क्या पता होना चाहिए? BB। और क्या पता होना चाहिए? अगर BB और BA आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? सरल। क्या हो जाएगा? सरल और सिंपल। ठीक है साहब। तो हमें VA और क्या निकालना है? यहां पर BB निकालना है, BA और BB। तो चलो पहले हम निकालेंगे VA। 1/4πε0 और Q अपॉन क्या होता है? R। बेटा 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻। Q कौन सा है? तो Q तो ये वाला आवेश है, क्योंकि यही वाला आवेश तो बिंदु A पर विभव उत्पन्न करेगा, यही आवेश बिंदु B पर विभव उत्पन्न करेगा। तो सर Q का मान 6 × 10⁻⁸। और बेटा इस आवेश से इस बिंदु A बिंदु तक की दूरी कितनी है? 3। 3 दूनी तो 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात 9 में से -8 गया 1, तो 180 वोल्ट। कितना वोल्ट? इसी प्रकार आप क्या निकाल लो? VB निकाल लो। BB बराबर 1/4πε0 और Q बट्टे कितना? R। भाई इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, आवेश की वैल्यू तो यही रहेगी 6 × 10⁻8। और बेटा R की वैल्यू यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 6। 6 से 6 कट गया, 9 में से -8 गया 1, तो यहां कितना बचेगा? 90 वोल्ट। कितना बचेगा? अरे भाई 9 तो बचेगा ही, 10 की घात 9 में से 10 की घात -8 गया तो 10 एक घात बचेगी, तो वो 10 का गुणा 9 में। लो साहब, B का मान कितना है? 90 और VA का मान कितना है? 180।
और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। 90 में से 180 गया तो कितना बचा है? माइनस के 90 और 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। एक काम करो, एक जीरो से एक घात कम कर दो और 16 का मल्टीपल कर दो 9 में, 16 का मल्टीपल 9 में कर दो, तो 16 नमा 144, तो 144 क्या अंकवाद पॉइंट है? एक अंकवाद। माइनस चिन्ह है और घात है, एक कम हो जाएगी तो माइनस का कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? आंसर चेक करो, देखो मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं? तो भाई माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि इस आवेशित कण को हम ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में बाहर से कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, बल्कि विद्युत क्षेत्र खुद कार्य कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कैसी कोई दिक्कत? चल बनाई। चलिए तो एक नए टाइप के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अब नए टाइप के क्वेश्चन क्या है ये देखिए। यहां पर ज्यादातर एक कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा, वो कॉन्सेप्ट पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट रहेगा संतुलन की अवस्था वाला। संतुलन की अवस्था। अब संतुलन की अवस्था का क्या मतलब है, पहले ये बात समझो। अच्छा ये बताओ, ये मेरे हाथ में पेन है, ये पेन क्या नीचे जा रहा है अभी? क्या ऊपर जा रहा है? तो हम ये कह सकते हैं ये कौन सी अवस्था में है? संतुलन की अवस्था का सीधा सीधा सा मतलब हो रहा है कि किसी वस्तु पर बल तो लग रहे हैं, किसी वस्तु पर फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन वो वस्तु कहीं भी उन फोर्स के कारण, उन बल के कारण वो वस्तु कहीं भी नहीं जा रही। अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं इस वस्तु पर, तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव इस वस्तु को नीचे की ओर खींचने का काम कर ही रहा होगा। एक मैं उंगलियों के द्वारा एक फोर्स कहां की ओर लगा रहा हूं, तो इस पर बल तो दो लग रहे हैं, लेकिन ये वस्तु कहीं नहीं जा रही। ऐसा कब संभव होगा सोचो आप? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, लेकिन उंगलियों के द्वारा जो बल लग रहा है वो ऊपर। ये दोनों ही बल एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर इसे खींचने का काम कर रहा है, जो मैं हाथ से पकड़ के इसे ऊपर की ओर खींचने का काम कर रहा हूं, और दोनों ही फोर्स आपस में क्या होंगे? बराबर। इसी वजह से ये वस्तु ना नीचे जा रही है ना, इसी को कहते हैं संतुलन की। संतुलन की अवस्था का मतलब यह है कि किसी वस्तु को द्रव्यमान के कारण उसका भार जो है वो इसे कहां ले जाने का काम करेगा, लेकिन इतने भार के ही बराबर आप एक फोर्स ऊपर की ओर लगा दो, तो फिर ये कौन सी अवस्था में मिलेगा? और ऐसा तब हो पाएगा जब F का मान काय के बराबर हो W, और W का मान काय के बराबर है mg। बस एक छोटी सी बात अगर आपने समझ ली तो फिर कहानी आपकी खत्म। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं, थोड़ा और अच्छे से। मेरे पास एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में ये m द्रव्यमान का पार्टिकल है। वैद्युत क्षेत्र हो जो कुछ भी हो, लेकिन m द्रव्यमान के कारण इसका जो भार होगा, इसका जो W होगा, वो किधर की ओर होगा? नीचे की ओर। लेकिन अगर मान लो ये धनावेशित कण है, कैसा कण है? वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनावेशित कण रखा हो तो वैद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाता है? एक वैद्युत बल लगाएगा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण रखा है तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेशित कण पर फोर्स लगाएगा। अगर धन आवेशित कण है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ऋण आवेशित कण होता तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता। तो यहां धन है तो ये फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में रखा है और संतुलन की अवस्था में, तो आप अपनी बुद्धि से खुद सोच के बताओ संतुलन की अवस्था कब मिलेगी? जब इस पर लगने वाला वैद्युत बल काय के बराबर हो, इसके भार के बराबर हो। काय के बराबर हो तो F का मान काय के बराबर होगा mg भार। अच्छा अगर कोई आपसे पूछ ले कि वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है EQ। क्या होता है? E वैद्युत क्षेत्र और Q उसका आवेश।
तो भाई वैद्युत बल की जगह आप क्या लगाएंगे, ई क्यू, और बराबर में क्या, एम जी। तो बेटा आगे के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे। अब क्वेश्चन बड़ा हो चाहे क्वेश्चन छोटा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। क्वेश्चन के तरीके चेंज हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही होने वाला। तो चलो देखते हैं उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। मतलब हमसे सीधा सीधा पूछ लिया है, हमसे सीधा सीधा पूछ लिया है कि वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ। काय का मान बताओ, वैद्युत क्षेत्र का मान, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल काम करता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन पर बल जो काम कर रहा है वो उसके काय के बराबर काम कर रहा है, भार के। यहां पर हमसे ये नहीं कहा कि संतुलन की अवस्था में कि ये है वो है, उसने खुद ही कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल काम कर रहा है, वैद्युत बल। तो बेटा वैद्युत बल उसके भार के बराबर काम कर रहा है। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, ई क्यू, और भार का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। तो बेटा ई बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बट्टे क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एम की वैल्यू बताओ, तो एम की वैल्यू तो सर दे नहीं रखी। तो यहां कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का क्या द्रव्यमान नहीं पता आपको, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जी का मान नहीं पता आपको, 9.8। क्यू का मान नहीं पता आपको। तो बताओ ये क्वेश्चन है सरल कि नहीं। लेकिन उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन सबसे कठिन है। वो बच्चा अगर कोई भी बच्चा इसे पहली बार पढ़े बिना चैप्टर और बिना कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए, तो उसे सीधा सीधा ऐसा लगेगा इस क्वेश्चन में तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, निकालें क्या। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और गुरुत्वीय त्वरण का मान तो आपको पता ही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सहमत है इस बात से कि नहीं। ओके, कुल मिला के ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 33 है, कुछ चीजें अलग अलग होंगी लेकिन क्वेश्चन नंबर 33 भी यही। साहब 4.8 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण, जिस पर आवेश 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम का आवेश है। यह कण दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच में विराम अवस्था में लटका। देखो एक शब्द कह दिया, कौन सी अवस्था में लटका है, और विराम अवस्था में लटकने का मतलब भार उसे कहां लाना चाह रहा होगा, लेकिन जिस वैद्युत क्षेत्र में वो रखा है उस पर लगने वाला वैद्युत बल उसे कहां ले जाना चाह रहा होगा। और विराम अवस्था का मतलब 100% बल काय के बराबर होगा, भार के बराबर होगा, तभी वो विराम अवस्था में लटका रही है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। जी का मान कितना है, 10 है। प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं अलग से। तो भाई मेरे पास दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज मान ले रहे हैं, एक प्लेट पर कौन सा चार्ज मान ले रहे हैं। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी डायरेक्शन प्लस से किधर की ओर होगी। इसमें कोई एम द्रव्यमान का आवेशित कण है, इसका द्रव्यमान दे रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम, और इसका आवेश भी दे रहा है 1.6 इंटू 10 कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4.8 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम द्रव्यमान है, आवेश 2.4 इंटू 10⁻⁻16 है। 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम, ये आवेशित कण यहां रखा है। आवेश की वजह से हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव ही चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव होता तो नेगेटिव देता। अब मुझे एक बात बताओ, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर की ओर है, ऊपर की ओर। तो इस धनावेशित कण पर जो वैद्युत बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, और इस पर जो भार होगा W बराबर mg वो किधर की ओर होगा। क्वेश्चन ने हमसे खुले शब्दों में कह रखा है ये विराम अवस्था में, और विराम अवस्था केवल तभी हो सकती है जब F भाई साहब का मान किन के भाई साहब के बराबर हो, W का। F का मान क्या होता है, EQ, और W का मान क्या होता है, mg। कुछ चीजें और भी दे रहा है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻2 से चेक कर लो। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है।
जी का मान कितना है 10, 9.8 नहीं है, कितना है, नहीं दे रखा होता तो कितना लगाते, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीरसता नहीं आनी चाहिए, बल्कि क्वेश्चन में उत्सुकता होनी चाहिए कि हमने जब ये घर पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो कहां गलती हुई थी, उस गलती को सुधारने का हमारे पास ये मौका है, और वो गलती हमें सुधारनी होगी। हर क्वेश्चन पर हमारी जो गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधार करना होगा। जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे गलतियां आपकी सुधार होती जाएंगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी गलतियां आपकी 0 हो जाएंगी, और हर क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बिल्कुल आप एकदम एनर्जीफुल होकर बैठा करें क्लास में, जो भी क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें अपनी गलतियों को छांटने का प्रयास किया करें कि हम करते तो कहां अटकते इसमें, या हमारे पास कहां गलतियां होती, तो वो गलती हम पर अब आगे वाले क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रहेगा तो फिर चीजें बहुत बेहतरीन होगी। चलिए अब एक बात बताओ, दो प्लेटों के बीच की दूरी पता है, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर, तो क्या तुम्हें E बराबर फॉर्मूला नहीं पता, V अपॉन डी। दो प्लेटों के बीच का विभवांतर V है और दूरी D है, और वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, ED। अब अगर हमें V निकालना है तो D तो पता है, तो हमारा टारगेट क्या है, E निकालने का, और E हम इससे निकालेंगे, E बराबर mg अपॉन क्यू। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए सरल हो गया कि नहीं हो गया। M भाई साहब की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻12, Q भाई साहब की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻16, और G सॉरी G है भाई साहब G, ठीक है, क्या है G, और G की वैल्यू कितनी है 10, Q की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻16। बेटा पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, और 24 दूनी 48, ठीक है। E बराबर नीचे घात माइनस के ऊपर जाके प्लस की 16 ये, और एक घात ये, तो कितनी हो गई 17, 17 में से 12 गया तो कितना बचा, तो 2 गुणा 10 की घात 5, तो वैद्युत क्षेत्र का मान आया वोल्ट पर मीटर। और अगर ये पता है 2 गुणा 10 की घात 5 इसका मान है, और डी का मान 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 है, तो बेटा 2 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। अगर चाहो तो इसे 2000 वोल्ट भी कह सकते हैं। कितना वोल्ट कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं 2000 वोल्ट, 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है, और 1000 का मल्टीपल कर दोगे तो चेक करो कितना आ रहा है, 2 गुणा 10 की घात 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट एक कि अगर कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था में या संतुलन की अवस्था में लटका तो 101% उस पर लगने वाला वैद्युत बल उसके भार के ही बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा। इसके कई क्वेश्चन हैं, ये पूरा का पूरा टाइप इसी जैसा, इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर जो 14 था वो कल हमने डिस्कशन कर लिया था, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 14 नहीं 34 जी। अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखोगे, वैसे 34 जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 35, 35वां नंबर का क्वेश्चन। साहब दो प्लेटें हैं और दो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट है 600 वोल्ट है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के चित्र बना पा रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना वोल्ट है 600 वोल्ट, ठीक है साहब। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितने सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में तो 10 की घात माइनस के 2। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोग में पाया जाता है कि 1.96 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम द्रव्यमान का एक ऋणावेशित कण दोनों प्लेटों के मध्य स्थिर है। कल कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई कण, कोई भी आवेशित कण अगर स्थिर है, विराम अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, तो 100% उस पर लगने वाला वैद्युत बल उसके काय के बराबर होगा। हालांकि चित्र थोड़ा सा गलत बन गया, क्योंकि अगर हम ऐसा चित्र बनाएंगे तो ऐसा चित्र बनाएंगे तो होगा क्या, जैसे इस प्लेट पे प्लस होगा और इस प्लेट पे क्या होगा, अभी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी आई। अगर मान लो इसमें हम ऋणावेशित कण रख भी ले तो ऋणावेशित कण का जो भार है वो तो जस्ट नीचे की ओर काम करेगा, लेकिन इस पर जो बल काम करेगा, बल, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो बल की दिशा किधर होगी, इधर। तो यहां पर वो कंडीशन बनेगी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। तो फिर कैसी कंडीशन होगी साहब, चित्र का अगर सही सा चित्र बनाए तो फिर कैसी कंडीशन होगी, कंडीशन होगी ऐसी, ये रही प्लेट और ये दूसरी प्लेट, सहमत है। हाँ,
ये प्लेट है, ठीक है। यहां पर इस प्लेट पर पॉजिटिव होगा और इस प्लेट पर क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है 600 वोल्ट और बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो बेटा दूरी को सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घात माइनस में। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से किधर की ओर होगी, माइनस की ओर। यहां पर कोई ऋणावेशित कण है, इस ऋणावेशित कण का भार किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। लेकिन ऋणावेशित कण पर बल जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के जस्ट कैसा लगेगा, विपरीत। अगर वैद्युत क्षेत्र नीचे है तो बल, और अगर ये ऋणावेशित कण कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था, स्थिर अवस्था में, तो 100% इस पर लगने वाला वैद्युत बल इसके काय के बराबर होगा, भार। भार बोले तो mg के बराबर। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, EQ और बराबर में mg। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। ज्ञात कीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इसी E का मान हमसे पूछा, जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा, कण पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अधिकता शब्द क्यों लगाया है, क्योंकि कण पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। और अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है तो आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या जाना था, किसी वस्तु पर ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। तो उसने जो लास्ट में पॉइंट पूछा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो अधिक का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आए होंगे, और इलेक्ट्रॉन कहीं से आए होंगे तभी उस पर ऋणावेश उत्पन्न। तो कितने इलेक्ट्रॉन इस पर आए, अर्थात आपसे यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछी है। अब बेटा E का मान तो हम यहीं से निकाल लेंगे, EQ बराबर mg। N का मान कैसे निकालेंगे, तो N निकालने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, Q बराबर Ne। Q बराबर क्या, Ne। ठीक है साहब। अब कौन सी चीज कहां से कैसे निकलेगी वो देखते हैं। सबसे पहले E बराबर आप लोग जानते हैं V अपॉन क्या होता है, D। बेटा E का मान हमें नहीं पता, V का मान हमें पता है 600 और D का मान पता है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2। बेटा E बराबर 2 से ये 600 कितनी बार, 300 बार, और नीचे घात माइनस के ऊपर जाके, तो सर वैद्युत क्षेत्र का तो मान मिल गया 300 गुणा 10 की घात 2 न्यूटन पर कूलम। इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों एक ही मात्रक है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू मिल गया। अब वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू मिल गया 3 × 10⁴। बेटा हमें Q का मान पता नहीं है, क्योंकि Q जब तक नहीं पता होगा तब तक हम N ज्ञात नहीं कर पाएंगे। M का मान हमें पता है, M का मान देखो कितना है, 1.96। M का मान कितना है, 1.96 इंटू 10⁻, कितना है, -12 है, और ग्राम है, तो M बराबर 1.96, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दोगे तो -3 से मल्टीपल करोगे, और -3 तो माइनस का कितना हो जाएगा 15 और किलोग्राम। तो भाई यहां पर 1.96 इंटू 10⁻⁻15, और G का मान जब नहीं पता होता तो क्या लगाते हैं, 9.8। ठीक है, तो इसमें तो हमें G का मान पता नहीं, 9.8। यहां से आप काय का मान निकाल लोगे, Q का मान, काय का मान निकाल लोगे, Q का मान निकाल लोगे, ठीक है। तो Q का मान कितना आएगा, 1.96 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻15, और अपॉन नीचे 3 इंटू 10⁻, कितना 4। बेटा इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है, और 3 का इसमें क्या दे देना, भाग। घाते नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस की, सॉरी नीचे प्लस के ऊपर जाके और माइनस का 19 हो जाएगा। यहां पर जो भी आंसर आए ठीक है, रखे रहने देना। Q का मान यहां रखना, N का मान निकालना, E का मान बताई है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो आगे की थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन, इतनी तो कैलकुलेशन आप करना सीखिए, ठीक है, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल में टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ थोड़ा सा आप कर लें, थोड़ा सा हम कर लें, और अच्छी बात रहेगी। उम्मीद है ये प्रश्न एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए कुल मिला के आपने पिछला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल, अब आपको एक अंदाजा हो जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा। न्यूमेरिकल के लिए हमें चैप्टर की थ्योरी तो मजबूत करनी ही होगी,
क्योंकि जब तक चैप्टर की थ्योरी हमें पता नहीं होगी तब तक न्यूमेरिकल में कौन से शब्द क्या कहना चाह रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, ऊपर से उड़ जाएगा। अब जब चैप्टर की थ्योरी आपको पता होगी तो न्यूमेरिकल के हर शब्द का आपको मतलब पता होगा कि कौन सी थ्योरी क्या है या कौन से शब्द का क्या मतलब है। फिर चैप्टर को ही ढंग से पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक चित्र जरूर बनाना। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है लगभग एक जैसे ही प्रश्न। देखो 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितने न्यूटन पर कूलाम है, 500 न्यूटन पर कूलाम का, और इसमें 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की एक बूंद, एक पानी की बूंद है साहब इसमें, और ये पानी की बूंद जो है उसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। बटा इसे मीटर में चेंज कर लोगे तो 10 की घात -6 मीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घात -2 से और गुणा करोगे। अब यहां लाइन को पढ़ो, बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज वायु में कब लटकी होगी, इसका भार इधर कहां काम करेगा, नीचे। अगर ये वैद्युत क्षेत्र में और आवेशित है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र में और क्या है, तो 100% कहीं ना कहीं इसमें बल भी लग रहा होगा, और बल भार के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कहीं भी लग रहा होगा, कहीं भी लगेगा तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि हमें स्वतंत्रता पूर्वक लटकानी है, और लटकेगी कोई चीज तभी जब इस पर लगने वाला भार इसके ऊपर लगने वाले बल के क्या हो, बराबर, तभी संभव है ऐसा। तो 100% ये बूंद आवेशित रही होगी और वैद्युत क्षेत्र में रखी होगी, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर वैद्युत बल ऊपर की ओर लग रहा होगा और भार नीचे की ओर होगा, और लटकी है तो 100% एफ का मान काय के बराबर होगा, mg। एफ का मान काय के बराबर होता है EQ और बराबर में क्या, mg। तो आप देख पा रहे हो ये फॉर्मूला लगातार बार बार उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा तो भारी ब्लंडर हो गया क्यों भाई, हाँ EQ बराबर mg। कंडीशन यही है, पानी की बूंद पर आवेश की गणना करनी है, मतलब हमसे काय की गणना करनी है, आवेश की। कैलकुलेटिव प्रश्न तो है ही, लेकिन टारगेट जब मिल जाता है तो क्वेश्चन कितना भी कैलकुलेट हो, वही गुणा भाग दशमलव को इधर उधर करना और घातों को सेट करना, इतनी ही चीजें रह जाती हैं। तो चलिए आवेश निकालना। अब देखो क्या आपको ई पता है, हाँ हाँ, क्यू निकालना है, ठीक है, एम पता है, कहां पता है, हम कौन यस सर कह रहा, क्या हमें इस बूंद का द्रव्यमान पता है, तो द्रव्यमान नहीं पता। जी एनजी का मान पता है, तो हाँ जी एनजी का तो मान पता ही होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्यू निकालने के लिए हमें एम का मान पता होना जरूरी है। अब जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे हम द्रव्यमान कैसे निकाल, केवल त्रिज्या दे रखी है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बताए कि सर द्रव्यमान आप ऐसे निकाल सकते हैं इसका, कोई भी। हाँ आपसी बातें तो बहुत कर रही है लेकिन आंसर कुछ नहीं यार, क्या बता रही बताओ। हाँ और इधर कोई, हाँ भाई साहब पीछे चलिए। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, और ये बहुत दिनों से पढ़ रहे हो। किसी भी वस्तु का घनत्व है जो उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के क्या होता है, बराबर। पानी, कोई आपसे पूछे कि पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व फर्स्ट ईयर में जब घनत्व की चर्चा चलती थी तो मैंने पानी का घनत्व 100% आपको बताया होगा। हाँ अब मुंडी हिला रहे, बताओ पानी का घनत्व कितना होता है। पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर की। अगर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई कि कोई एक कुंडी बना लो, कुंडी अपने गांव की भाषा में वही तो बोलते हैं, हाँ? या एक टैंक बना लो, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में टैंक बना लो, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, और उस टैंक में पानी भर लो।
और टैंक में पानी भरने के बाद उस टैंक में भरे हुए पानी का जब आप तौलेंगे उसे, जब उसका द्रव्यमान तौलेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1000 किलोग्राम। तो एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ये फिक्स है, पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आप आराम से ये प्रक्रिया कर सकते हैं। अब 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, काफी बड़ा टैंक हो जाएगा। और इतने पानी को आपके लिए, ठीक है, तौलना भी दिक्कत है, तो आप इसे सेंटीमीटर में बदल के कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। ये तो छोटा सा ही हो जाएगा ना बहुत। इसमें भरे पानी को भी आराम से तौल सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो, अगर मान लो मुझे इसे चेंज करना हो, देखो सुनो, डी बराबर 1000 किलोग्राम, तो चलो ठीक है किलोग्राम। अगर मुझे इसे, या किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, चूंकि बहुत छोटा हो जाएगा तो ग्राम में डाटा ज्यादा निकल के आएगा। देखो, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 बट्टी। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और बेटा 100 सेंटीमीटर का क्या है? क्यूब। ऊपर देखोगे तो कितनी जीरो हो जाएंगी? 6 जीरो। ठीक है, तीनों 3 6। यहां इसका क्यू करोगे तो यहां भी कितनी जीरो हो जाएंगी? 6 जीरो हो जाएंगी। कितनी जीरो? 100 गुणा 100 गुणा 100। तो यहां भी कितनी जीरो हो जाएंगी? 6 जीरो। ज्यादा जीरो लगा दी क्या? 3 3। हाँ, ज्यादा जीरो हो गई, कोई बात नहीं। हाँ, और ऊपर क्या बचेगा? ग्राम, और नीचे क्या बचेगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्या बचेगा? ये से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डी बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप एक काम करो, ये घर पे भी ये प्रक्रिया कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। कोई एक छोटा सा बॉक्स बना ले, बहुत छोटा सा, और उस छोटे से बॉक्स में पानी भर के और फिर उसके पानी के वजन को आप तोलना, तो कितने ग्राम निकलेगा? 1 ग्राम निकलेगा। और इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है, अगर इस डाटा को किलोग्राम और मीटर में तोला जाएगा तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकल के आए। ये केवल एक समझाने योग्य बात थी कि जिससे कि आपको ये चीज याद रहे, आपको रटनी ना पड़े, ये ऐसा माइंड ना काम करे कि ये तो होता है, होता कुछ नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी हमें प्रमाण आंखों से देखने को मिले, जो भी सत्यता हमें करके प्राप्त हुई है, उसी चीज को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हमने किसी ने हमें बता दी, पौराणिक कथाएं के रूप में कुछ हमें पता है, बस वही हमने पढ़ा रहे हैं या वही हम लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब के सब प्रमाणित ज्ञान को हम यहाँ आधार बना के पढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर आप देखोगे घनत्व का मान हमें पता है, घनत्व को डी से व्यक्त करते हैं, डेंसिटी, और द्रव्यमान को एम से, और आयतन को वी से। तो यहां से द्रव्यमान का मान निकालोगे तो घनत्व गुणा आयतन आ जाएगा। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व आयतन। बेटा, बूंद कैसी है? गोलाकार, और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब आगे की कैलकुलेशन आप करेंगे। भाई, डी का मान आपको कितना पता है? 1000। 4/3 जैसे का तैसा। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और या फिर क्या होता है? 3.14। ठीक है, रख देंगे। आर की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻⁶। यहां से क्या मिल जाएगा? एम। अगर एम मिल जाएगा तो एम रखो, जी रखो, ई रखो, क्यू का मान भी बहुत आसानी से निकाल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन तो हमें अपने आप ही करके सीखनी होगी। हम यहाँ करा भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन पे। आप केवल देख देख के उसे उतार सकते हैं। कैलकुलेशन जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे तब तक, मोबाइल का उपयोग नहीं करोगे कैलकुलेशन, ये भी बात ध्यान रखें। ठीक है, अपने हाथों से गुणा करें तो फास्ट होगी कैलकुलेशन, और माइंड काम करेगा कि हाँ, ये चीजें हो सकती है हमसे भी। ठीक है, ओके। चलिए भाई, कुल मिला के ये न्यूमेरिकल इसी जैसा, ये 37 न्यूमेरिकल है, आप कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37 तो उधर हो ही गया। 38 नंबर के क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा क्वेश्चन को करते हैं छोटा, ऊपर लगाते हैं इसे। चलिए,
इधर इतना ठीक है? चलो इतना सही है। हाँ हाँ। देखिए भाई, क्वेश्चन अच्छा है। इस जैसे दो दो क्वेश्चन मिलेंगे या दो से तीन क्वेश्चन मिलेंगे? अभी नहीं, अभी नहीं। ओके, अब आप देख रहे हैं कि लगभग दो क्वेश्चन हमने एक जैसे किए और तीसरा भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके का। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में एक बढ़िया सी बात दे दी है कि चित्र बना के दे दिया। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन? सब 1 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, 1 ग्राम द्रव्यमान का पिंड, एम बराबर 1 ग्राम, और 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻³ से मल्टीपल कर दोगे। ठीक है साहब, 40 सेंटीमीटर लंबे धागे से लटका, देखो 40 सेंटीमीटर लंबे धागे से 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र में, चित्र के अनुसार वैद्युत क्षेत्र है। कहां है वैद्युत क्षेत्र इसका? कोई बात नहीं, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन खुद दिखा दोगे। चलो इधर की ओर है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। क्षैतिज दिशा में चित्र के अनुसार एक दीवार के सहारे लटकाया गया है, मतलब 40 सेंटीमीटर धागे से यह पिंड यहां पर लटकाया गया था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के द्वारा वैद्युत बल इधर की ओर लग रहा था, तो ये वैद्युत बल के द्वारा ये पिंड जो है वो यहां से दीवार के सहारे लटका था, वो यहां से हटके कहां पहुंच गया हुआ? यहां पहुंच गया। सही मायने में ये पिंड यहां कहीं लटका होगा, इस जगह, इस जगह, और यहां से फोर्स लगा, फोर्स की वजह से ये कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। इस तरीके की मूल स्थिति होगी। ठीक है, संतुलन की अवस्था, यहां पर कौन सी अवस्था मिली है? संतुलन की अवस्था। और संतुलन की अवस्था कहां पर मिली है? दीवार से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। दीवार से कितनी दूरी पर? तो कण पर आवेश की गणना करिए। कहने का मतलब क्यू का मान बताइए। अच्छा चलो बताओ, इस ये थीटा कौन बना रहा दीवार? ये तनाव कितना है? टी। अगर मैं इस तनाव, ये कौन थीटा है तो ये वाला भी कौन थीटा होगा, तो ये क्या होगा? टी कॉस थीटा। और ये क्या होगा? ऐसे ही दिखाया था। अच्छा बताओ, एफ का मान काय के बराबर होगा? एफ बराबर टी साइन थीटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, फिर बाकी का आप खुद कर लेना। और बेटा एम जी का मान किसके बराबर होगा? तो एम जी बराबर टी कॉस थीटा। हमें क्यू चाहिए, तो चाहो तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हो, एफ की जगह क्या रख सकते हो बेटा? ई क्यू, और बराबर टी साइन थीटा। अब वही वाली बात है, आपस में क्या लगा दो? भाग। भाग लगाओगे तो ई क्यू बट्टे में एम जी बराबर में टी साइन थीटा और अपॉन टी, ये और ये आपस में क्या हो गया? कैंसल। ई पता है? हाँ पता है, ई तो 4 × 10⁻⁴। क्यू पता है? ज्ञात करना है, नहीं पता। एम का मान 10⁻³ जी का मान 9 पॉइंट बराबर में साइन बट्टे कॉस क्या होता है? 10। देखो गुरु, अगर इसमें इस पूरी कैलकुलेशन में क्यू अगर हमें निकालना है तो 100% हमें काय का मान पता होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट चित्र देख के टेन थीटा निकालने में सक्षम है, उसके लिए ये क्वेश्चन हो गया सरल। क्या चित्र देख के तुम टेन थीटा निकाल सकते हो? अच्छा जी बताओ, नॉर्मल नॉर्मल टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा है आपने? लंब बट्टे आधार पढ़ा है। अगर इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखे, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले, तो आपको ये कोण दे रहा है थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 डिग्री के, जी वाला कोण 90 है, तो 90 के डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ड। ये लंब है, ये कर्ड है, तो 100% ये क्या होगा? आधार। तो साहब हमें लंब तो पता है 24, आधार नहीं पता। तो बेटा लंब 24 है, कर्ड 40 है, तो क्या यहां आधार निकाल नहीं सकते? आधार कितना निकलेगा? हाँ, आधार निकलेगा यहां 32। कितना निकलेगा? नहीं, निकाल लेना। कैसे निकालोगे? कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस पाइथागोरस प्रमेय। कर्ड पता है 40, लंब पता है 24, आधार आसानी से निकाल लोगे, 32 निकलेगा। ठीक है, तो 32, तो यहां से देखोगे 8 × 24, 8 चौका 32, तो आप यहां टेन थीटा का मान कितना लगा दोगे? 3/4। है क्वेश्चन सरल के नहीं? इतनी सी बातें हैं। अब आपको जब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी, हर पॉइंट समझ में आएगा। देखो एक और बात आपको सीखनी होगी, कुछ न्यूमेरिकल आपको चैप्टर के ऐसे मिलेंगे जो क्वेश्चन पढ़ोगे, वैल्यू छांटोगे, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन चैप्टर में बहुत ही कम मिलते हैं। कुछ चैप्टर में क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उस चैप्टर से संबंधित तो चीजें होंगी,
लेकिन उसके बाहर भी कुछ चीजें होंगी। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये पिछले 3 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें तनाव वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ा कि डोरी में तनाव उत्पन्न होगा। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ा, ये क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक वाला सेटअप। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में वो छोटी मोटी चीजें तो हमेशा पता होना चाहिए जो जनरली है, सामान्य है। तो कहीं ऐसी स्थिति हमें दिख रही है तो हम उनका आसानी से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैथ की छोटी छोटी चीजों का, अब ट्रायंगल का उपयोग आ गया, हमें tan थीटा की जरूरत पड़ी, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ी हमें। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हमें अपने आप सुधार लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये दिक्कत कर रही है, ये यहाँ दिक्कत कर रही है, तो उसे अपने आप सुधार के और आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए